जरा सा सही करते नहीं होगा एग्जिट दबा दी अफ्रीका एशिया डेटा वार्निंग कितना यूज किया अनिल जी आए क्या? Good evening, sir. Good evening, everyone. लता जी वो आ गए, आप शुरू कीजिए। अनिल जी आज ये एनवायरमेंट सेमिनार के बाद मैरिज और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी और मैरिज के संबंध में ये अगला सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अनिल जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने प्रसंग को जो उन्होंने पिछले 3 सेशन में दिया उस प्रसंग को जारी रखेंगे और हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं और उनकी साइंटिफिक अप्रोच जो है कई भ्रमों को दूर करती है, इसलिए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। श्री अनिल जैन जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और सर्वप्रथम मैं लायंस क्लब दिल्ली वेस्ट गौरव गुप्ता जी को, मल्होत्रा साहब को, सुमन माहेश्वरी जी को और नवरत्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने एक ऐसा मंच दिया कि हम ज्योतिष के बारे में, इस विषय के बारे में जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है पब्लिक में, इसके बारे में विस्तार रूप से भिन्न भिन्न विषयों को लेकर चर्चा कर सकें। और उद्देश्य हमारा यह है कि इस विषय के बारे में, जो कि बहुत अच्छा एक विषय है जिसको कि हम कहते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट के लिए इट्स अ वंडरफुल टूल एक्चुअली, तो इसके बारे में एक एक विषय को लेकर विस्तार रूप में चर्चा करें और जो भी आपके मन में संदेह है या भ्रम आपके मन में पैदा किए हुए हैं इस विषय के बारे में, उनको हम दूर करने की कोशिश करें। उस पर्पस के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। हर सैटरडे को एक लेक्चर होता है, एक सेशन होता है और आजकल हम मैरिज के ऊपर हम कर रहे हैं और ये चौथा सेशन है। तो नेचुरली गौरव जी बहुत इसके धन्यवाद के पात्र हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे और जिसका संबंध मेरे ख्याल में प्रत्येक व्यक्ति से है। हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, उसका संबंध प्रत्येक व्यक्ति से है और ये विषय है मांगलिक दोष। और इसके विषय में जो हमारी धारणाएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और क्या जो ये बताया गया है हमें, इसके बारे में इतना हमें भ्रमित किया गया है, क्या वो सही है या कितना सही है, उसके बारे में भी हम आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि जैसे ही परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम ज्योतिषी के पास भागते हैं और सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होता है कि ज्योतिषी जी बताइए कि बच्चा मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है। और खास तौर से जब किसी कन्या का जन्म होता है परिवार में तो हम लोग जाते हैं और जैसे ही वो कहता है ज्योतिषी कि हाँ मांगलिक दोष तो है, और वो कहेगा भी और 100% केसेस में कहेगा, मैं आपको बता दूंगी, और हम इतना चिंतित हो जाते हैं कि जो हमें बच्चा की परिवार में आने की जो प्रसन्नता होनी थी वो प्रसन्नता खत्म हो जाती है कि मांगलिक दोष क्या होगा, ये तो हमारी शायद पता नहीं पूरी जिंदगी को किस तरह से इफेक्ट करेगा। और इसके बाद जब शादी का प्रश्न आता है
So this Manglik dosh becomes the most important astrological consideration for deciding the marriage compatibility. जैसा हम जानते हैं कि जो most of the parents, they desperately search for a partner who also suffers from Manglik dosh. And what happens in this process? In this process, we compromise on so many important aspects of marital life. We take so many, I can say we make so many sacrifices, and we leave many important aspects of marriage. We compromise on so many things. And parents do not dare, I'm using the word dare, because that is the belief about this Manglik dosh. The parents do not dare to go for any kind of risk in this matter. And it is a general belief, and that is in the minds of everyone, that if marriage takes place between a person who suffers from Manglik dosh and the person who does not suffer from Manglik dosh, then there is a chances of death of one of the person. It is such a strong belief which exists in the mind of everyone. और आज हम सभी भ्रमों को जो है हमारी धारणाएं बनी हुई हैं इसके बारे में, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और जो भी हमारे भ्रम हैं इस विषय के बारे में, उसके बारे में भी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो हमको इतना भ्रमित किया गया है इस दोष के बारे में, क्या वो सही है? क्या जो बताया गया है वो बिल्कुल लागू होता है आजकल के टाइम में? तो हम एक एक विषय पर आज विस्तार रूप में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस विषय के बारे में जो भी हमारे मन में धारणाएं हैं, जो भ्रम हैं हमारे, जो भी हमारे मिथ्स हैं, उनको हम दूर करें। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो ज्योतिष में बहुत सारे प्लैनेट हैं, तो with which planet this dosh is connected to, with which planet. The second is there are so many malefic planet, जो हम क्रूर ग्रह कहते हैं या अशुभ ग्रह कहते हैं या malefic planet कहते हैं। एक मंगल ही नहीं है, Mars is not the only malefic planet. There are so many other malefic planet. So why we have chosen only Mars for this purpose? Why not other planet? So that is the question in everybody's mind actually. So that also we will discuss. Then we'll talk about which aspect of life it is concerned with. कौन सा एक लाइफ का एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें इसकी इतनी चिंता होती है। फिर परिभाषा क्या है, तो हाउ इट इज डिफाइंड इन द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे डिफाइन किया गया, कौन कौन से लोग इससे प्रभावित होते हैं इस मांगलिक दोष से, और अगर है भी मांगलिक दोष तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर बहुत सारे ज्योतिष में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे योग हैं जिनकी वजह से इस योग का परिहार हो जाता है। दिस दोषा गेट्स नलिफाइड आल्सो, सो वी विल डिस्कस अबाउट देम आल्सो। एंड उसके बाद अगर कोई मांगलिक दोष से वाकई में ही पीड़ित है तो नेचुरली ज्योतिष में हमें उपाय बताए गए, बहुत सिंपल उपाय बताए गए, तो उन उपायों की बात भी करेंगे। तो एक एक पॉइंट को लेकर हम कोशिश करेंगे विस्तार रूप में चर्चा करने की, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप नोट करते रहिए। और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल अब आज सेशन के बाद कोई भी डाउट हमारे मन में इस विषय के बारे में नहीं रहना चाहिए। तो जैसा इसका नाम है मांगलिक दोष, दिस इज द मैलेफिक इफेक्ट ऑफ मार्स, मंगल का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर। तो इससे पहले हम आगे बढ़े कि ज्योतिष में हमारे जो अशुभ ग्रह हैं, मैलेफिक प्लैनेट हैं, दे आर मार्स, सैटर्न, राहु, केतु एंड सन। नेचुरली ऑल आर मैलेफिक प्लैनेट, ऑल कैन हैव ए मैलेफिक इफेक्ट ऑन आवर मैरिटल लाइफ। तो उनका असर क्या होता है और मंगल का असर क्या होता है ज्योतिष के हिसाब से। As far as the Mars is concerned, which we are talking about, it is a planet which is a planet of haste. हम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं, हमें जल्दीबाजी कराने के लिए बाध्य करता है। It's a कारक for aggression, violence, wounds, and most important is the menstruation cycle in the women, then semen in the men, and it represents sexual power and affects the sexual behavior of the native. That is basically the Mars in astrology. As far as the Saturn is concerned, it causes delay and is responsible for pessimism, all miseries in the life. It is the old and the low caste planet also. It indicates separative tendencies and makes careless to the need of the family. So that's why from the marriage point of view, it becomes an important planet. Then Rahu. Rahu again is indicative of separating tendencies without any valid reasons, and causes confusion, delay, indecisiveness, and
creates suspiciousness in the mind of the partner. So again, it is related to the marital aspect. Then Ketu. Ketu is various problem concerning genital organs and disturbs peace in the life. Similarly, Sun. Sun is again an important malefic planet in astrology. It's a fiery and separative planet. No control on sensual pleasures. Leads to extramarital relations. Difference in the status of husband and wife. So that is because of the Sun. Now, we are talking of adverse effect of Mars as far as our marital life is concerned. So let's talk about what is the purpose of marriage. What is the purpose of marriage in our society? Purpose of marriage, I think all of you will agree also, this is reproduction. Purpose of the marriage is reproduction, संतान की उत्पत्ति करना. तो naturally जो planet संतान की उत्पत्ति में बाधा करे, ये सहायक हो, so that becomes most important planet to serve the purpose of marriage. तो कहते हैं कि जो moon and Mars का interaction होता है, interaction of moon and Mars, that causes menstruation cycle in the women every month. When the moon is passing through the Anupachaya Sthan from the ascendant. Ascendant is the first house and Upachaya Sthan are 3, 6, 10, 11 houses, and other houses are known as Anupachaya Sthan in your horoscope. So when moon is passing through Anupachaya Sthan from the ascendant, that is the cause of menstruation cycle in the female. The moon controls fluid matters and Mars signifies blood as far as astrology is concerned. The process of progeny and pregnancy depends exclusively on the menstruation cycle in the female, that we know actually. And Mars is also the lord of blood system, and the semen in the male is also formed because of the blood system. Apart from that, Mars is a fiery planet and rules warmth in the body, energy, strength, courage, and bravery. So that all concerned with the reproduction only. Then progeny is not possible. It means without blessing of Mars. Progeny will not be possible without blessing of Mars. And Mars is also the lord of skin. That is the outer part of the body. It means another body is not possible without the blessing of Mars. We cannot have another body. We cannot even think of reproduction without the blessing of Mars. So that is the effect of Mars as far as marital life is concerned, and the only purpose and the sole purpose of marriage is the reproduction. And we know that without blessing of Mars, reproduction is not possible. So that's why it becomes a very, very important planet from marital point of view. उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजी में कहा कि इट्स अ वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट, जैसे जो मंगल है, मंगल इज अ वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट. जो भी तोड़फोड़ करनी होती है, जो भी डैमेज करना होता है, वो इमीडिएट कर देता है. जबकि दूसरे जो प्लैनेट होते हैं वो स्लोली करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं, और वो उनका जो एक शॉर्ट टर्म में उसको कोई नोटिस नहीं कर पाता, नोटिसेबल नहीं होते एक्चुअली. जैसे हम कहते हैं स्लो पॉइजनिंग, और एक सीधा पॉइजन दिया और किसी को मार दिया. तो मार्स एक्ट लाइक दैट. It's a very fast acting planet. So its action is immediate. Its result is immediate. It can cause immediate damage also. और दूसरा, जब हम एफ्लिक्शन की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो कहा कि मार्स जो है इस मोस्ट एफ्लिक्टिंग प्लैनेट. इसका एफ्लिक्शन या इसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है. मंगल के बाद शनि है, उसका उससे कम होता है, उसके बाद राहु का कम होता है, उसके बाद केतु का कम होता है, और उसके बाद सन का कम होता है. The planet which afflicts most is planet Mars. So that's why Mars becomes very, very important planet from the marital point of view. इसीलिए इसको इतनी महत्व दिया हमने कि मैरिज के मामले में, क्योंकि जो मैरिज का पर्पस है वो रिप्रोडक्शन है, और बिना मार्स की ब्लेसिंग के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हमने मैरिज में मार्स को इतना इंपॉर्टेंस दी, इसीलिए हम मांगलिक दोष की बात करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, मांगलिक दोष की एस्ट्रोलॉजी में क्या डेफिनेशन है. तो उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था शायद सेकंड सेशन में या फर्स्ट सेशन में, कि बहुत सारे हाउसेस होते हैं विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर मैरिटल लाइफ. ऐसा नहीं कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द 7th हाउस व्हिच इज बेसिकली द हाउस ऑफ मैरिज. बट नो, देयर आर मेनी अदर हाउसेस व्हिच हैव अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द मैरिटल एस्पेक्ट. So we have to consider what are those houses. So we have seen the first house. First house is basically your nature, your temperament, your personality, your potential, your capability, your will, your determination, your aptitude, and all those things connected with the self actually. So that is the first house. Second house is wealth. And you know that financial position or the wealth, it plays a very important role as far as
marriage is concerned. So wealth is seen from the second house. Second house is the house of speech. How do you speak actually? आप मृदुभाषी हैं या बहुत कठोर शब्दों का यूज करते हैं और एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं? अगर आप मृदुभाषी हैं या बहुत ही एक सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करते हैं तो कोई भी आपको माफ कर देगा, कोई भी टॉलरेट कर लेगा. लेकिन आप अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो नोबडी इज गोइंग टू टॉलरेट एक्चुअली व्हाट यू मे बी एक्चुअली. तो वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं. इसके अलावा जो चीटिंग होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर, that also we see from the second house. The second house becomes important from that point of view also. And some natives, they're involved in the unnatural sex also. So that is also to be seen from second house. So these all the houses, the second house becomes important from the marital point of view. Then we go to the fourth house. Fourth house is the house of domestic peace, पारिवारिक सुख शांति. आपने देखा होगा कि बहुत से जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बाहर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर का ताला खोलते हैं झगड़ना शुरू कर देते हैं, आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं. तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो आपकी डोमेस्टिक पीस इज अफेक्टेड एक्चुअली. और दूसरा जो सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैटर में चीटिंग होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लैंड में या मकान में, उसमें जो चीटिंग होता है वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं. इसके अलावा जो और भी जो मैरिज को खराब करने का कारण है, दैट इज इंटरफेरेंस बाय द रिस्पेक्टिव इन लॉस इन द फैमिली मैटर्स, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं. तो इसलिए फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन वी कम टू द सेवेंथ हाउस व्हिच इज द हाउस ऑफ मैरिज, व्हिच इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस. तो जैसा आप फर्स्ट हाउस से अपने बारे में देखते हैं वही चीजें आप सेवेंथ हाउस से आपके जीवन साथी के या स्पाउस के बारे में देखते हैं. Then most important house in today's time is the 8th house. And I tell you 90% of the astrologers, they ignore this house. They don't even have a glance at this house. Such a bad position. क्योंकि जो मैरिज की प्रॉब्लम है आजकल, that is basically separation, divorce and also extramarital relations. तो ये दोनों चीजें हम 8th हाउस से देखते हैं. और 8th हाउस को हमने कहा मांगल्य स्थान. मांगल्य मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड. जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है. तो नेचुरली अगर वैवाहिक बंधन मजबूत नहीं होगा तो शादी आपकी नहीं चलेगी, सेपरेशन डाइवोर्स हो जाएगा. या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में भी इन्वॉल्व हैं तो दैट आल्सो वी सी एग्जामिन फ्रॉम 8th हाउस. और इसके अलावा जो 8th हाउस है, दिस इज सेकंड फ्रॉम द 7th हाउस. सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ एंड आल्सो इट बिकम्स ए मारक स्थान. तो एक तो वेल्थ की, स्पाउस की वेल्थ हो गई आपकी, और सेकेंडली स्पाउस के लिए मारक स्थान भी हो गया. स्पाउस के लिए मारक स्थान भी हो गया. तो स्पाउस की हेल्थ भी हम इसी हाउस से देखेंगे, स्पाउस का धन हम इसी हाउस से देखेंगे, सेपरेशन डाइवोर्स हम इसी हाउस से देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं वो हम इसी हाउस से देखेंगे. तो 8th हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी गो टू द 12th हाउस. 12th house is basically the house of expenditure. Again, it affects our financial conditions actually. और उसके अलावा जैसे 4th हाउस से हमने देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ जब घर में घुसते हैं तो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं. और 12th हाउस से हम देखते हैं स्लीपिंग कंफर्ट्स. जब वो बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं जब झगड़ा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द 12th हाउस. तो 12th हाउस becomes important from that point of view. This is the house of impotency, venereal diseases, and also the interference from the respective families in your life. So all these things we examine from 12th house. Therefore, all these houses, 1, 2, 4, 7, 8 and 12 houses, they become very, very important from marriage point of view. तो हमें जब marriage के बारे में हम बात करते हैं तो we have not to examine only the 7th house. We have to examine first house. And in my opinion, in today's context, the first house and the 8th houses, they are very, very important house from the point of view of success of marriage. अब क्वेश्चन ये आता है कि मंगल अगर इन्हीं हाउसेस में है 1, 2, 4, 7, 8 and 12 in either of these houses. Definition of Manglik dosh is if the Mars is placed in any of these houses, that is first house, second house, 4th house, 7th house, 8th house and 12th house, the person suffers from मांगलिक दोष. हम कहते हैं कि इस नेटिव को मांगलिक दोष है. तो ये 6 हाउसेस हुए कि अगर 6 हाउसेस में मंगल का प्लेसमेंट है
so person suffers from Manglik dosh. Now question is much more serious. Now moon, Lagna is your body, first house is your body, moon is the mind, and Venus is the sexual organs. So what they say in astrological text, just listen carefully because it's a very important point actually. These houses are to be reckoned not only from Lagna, but also from moon and also from Venus. Just see the definition, just try to understand. It's a very, very important point. When we are talking of these 6 houses, 1, 2, 4, 7, 8, 12, these houses are to be reckoned not only from Lagna, but from moon as well as from Venus also. And what is more surprising, astrological texts, they say that this dosh is most serious from Venus, less serious from moon, and least serious from Lagna. This is what our astrological text they say. और जितने भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बड़ा एक दुर्भाग्य है कि 95% of the people, they don't know that it is to be seen from moon also and from the Venus also. They see from Lagna only. And nowadays, as you see that we all have the software with us. So we need not to go to the astrologer also. So what we do, we just put the date of birth of boy and the girl in the software, and software will indicate that you suffer from Manglik dosh or not. And I can guarantee that most of the software, they examine the Manglik dosh only from the Lagna. They don't even look from moon and the Venus. So naturally, what we see from the software, most of the time it is not correct. It is absolutely false. It is misleading actually. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये 6 houses, 6 houses, 1, 2, 4, 7, 8, 12, we are counting from Lagna, we are counting from moon, we are counting from Venus. The fact is that nobody on the earth, or even because some exceptions are always there, so I will say 99.99% of the people on this earth, they come under the definition of Manglik dosh. They come under the definition of Manglik dosh. And I can tell you, during my experience of 40 years, I have yet to see a person who is not covered in this definition. तो जब सब लोग हैं ही हैं, मांगलिक दोष से पीड़ित ही हैं, तो हम क्यों जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास? आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो तो बताएगा ही बताएगा आपको कि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि डेफिनेशन में सारे लोग कवर हो जाते हैं. तो ये एक फैक्ट है. और जब हम ये चर्चा करते हैं तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि जान साहब हमारी आप रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं. मैंने कहा आपका काम मिसगाइड नहीं करना, लोगों को गाइड करना है. आप गाइड करिए, आप मिसगाइड नहीं कर सकते. तो फैक्ट ये है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, एवरीबॉडी ऑन द अर्थ इज सफर्स फ्रॉम मांगलिक दोष. और हो सकता है कि बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो अ प्रोफेशन, तो उन्होंने सोचा होगा कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए सो दैट एवरीबॉडी कम्स अंडर देयर नेट. कोई भी आदमी नहीं बचेगा जो उनके, और वो भी जन्म से लेकर डेथ तक. मैरिज के बाद, जन्म के टाइम तो भागते हैं उनके पास, मैरिज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. और जब बाद में मैरिज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी ब्लेम फॉर एवरीथिंग गोज टू मांगलिक दोष ओनली. ये मांगलिक दोष है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही. हमने तो पहले ही कहा था कि आप ऐसा करो वैसा करो, जो है विच इज ऑल मिसलीडिंग आल्सो. और इस मांगलिक दोष के बारे में थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में तो कुछ लोग सेकंड हाउस को नहीं मानते हैं कि सेकंड हाउस में अगर मार्स है तो उसको मांगलिक दोष नहीं मानते हैं. ऐसे ही साउथ इंडिया में अगर 12th हाउस में मार्स होता है तो उसको भी नहीं मानते हैं. बट ये गलत है, क्योंकि अगर हम सेकंड हाउस को देखें तो दिस इज 8th फ्रॉम द 7th हाउस विच इज द हाउस ऑफ मैरिज. So naturally it will cause damage to the house of marriage. और जैसे मैंने कहा कि Mars in 12th house, it is also a cause of number of problems which have direct impact on the marital life. But even then they say that Mars in the 12th house, they say it brings a third person between husband and wife, and they say it may not be every time harmful. So some people, they say that particularly in the South India, that Mars in the 12th house will not be covered under the definition of मांगलिक दोष. तो ये गलत है, बिकॉज जब जितने भी जो हम लोगों ने बात की 1, 2, 4, 7, 8, 12 हाउसेस की, ऑल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर मैरिटल लाइफ. इसलिए मंगल अगर इनमें से किसी भी स्थान में होगा तो
नेचुरली मांगलिक दोष होना चाहिए। बट जैसा मैंने कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक हमें घबराने की बात है और किस हद तक हमें भ्रमित किया गया है, किस हद तक हमें डराया गया है एस्ट्रोलॉजर द्वारा। और दूसरा ये है कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट देखिए, इन ईच एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट there are hundreds of combination, hundreds of rules which nullify manglik dosh, and surprisingly these rules are not same, they are not common, they are different in the different books. और आप उनमें से किसी को यूज करके देख लीजिए, अप्लाई करके देख लीजिए। मैं कहता हूं कि आप आंख बंद करके कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट लीजिए और उसमें जो भी रूल हैं फॉर नलिफाइंग द मांगलिक दोष, यू स्टार्ट अप्लाइंग। Surprisingly, you will find that one or the other rule will apply, and manglik dosh, whatever is indicated in your birth chart, that will get nullified also. तो आप फिर जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उसकी मर्जी है कि वो बता देगा कि आंशिक है, पूरा है, नलिफाई हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, हम ये पूजा कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो आप ठीक हो जाएगा। But fact is that everybody on this earth suffers from manglik dosh, and if you use various rules which nullify the manglik dosh, everybody will be covered in that. In each and every case this manglik dosh will get nullified also. तो ये ऐसी चीज है जो है और नहीं भी है, और उससे हम पूरी दुनिया डरी हुई है। और डरी हुई क्या है, बचपन से लेके बच्चे का जन्म होता है और डेथ तक हम सारी प्रॉब्लम मांगलिक दोष को दे देते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है, किसी भी हद तक वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कुछ चीजें हैं कि कहा कि अगर जो कॉमन रूल्स हैं कि अगर दोनों मांगलिक दोष से सफर करते हैं देन इट इज ओके, देन इट इज अ परफेक्ट कॉम्पेटेबिलिटी। होगा ही होगा, आप किसी को भी देखिए कि दोनों मांगलिक दोष होगा ही होगा दोनों का। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम टू अस, वी ट्राई टू टेल देम कि है, बट दे डोंट एग्री। बोल रहे पंडित जी ने नहीं कहा था हमको कि हम मांगलिक हैं, हम आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि मून से भी देखते हैं, वीनस से भी देखते हैं, उनको पता ही नहीं कि मांगलिक दोष की डेफिनेशन क्या है। दूसरा कहा कि अगर मंगल इज वेल प्लेस्ड मींस इफ इट इज एक्सॉल्टेड, इफ इट इज इन द ओन साइन, if it is in the Vargottam sign with reference to Navamsh chart, then why it will cause damage? Mangal is a wonderful planet. Why it will give you the bad results? So there is no question of Mars giving you adverse result if Mars is placed in a good position in the birth chart. तो good position Mars की वही है, exalted है, अपने sign में है, वर्गोत्तम है, उपाचय स्थान में है, नवांश में well placed है, तो naturally मंगल खराब क्यों होगा। उसके बाद कहा कि अगर इसके मंगल के साथ कुछ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, बेनिफिक प्लैनेट मींस लाइक जुपिटर, या जुपिटर के नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो वही इट विल कॉज एडवर्स इफेक्ट इन द मैरिटल लाइफ, वो भी नहीं करेगा। ये तो समझ में आता है हमें। फिर ये कहा कि जैसे सैटर्न अगर 1, 4, 7, 12 हाउसेस में है, सैटर्न जो है आइदर इट इज इन द फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 12th हाउस, एंड सैटर्न एंड मार्स in both the chart are in the same house, then also they say that this dosh gets nullified. और भी कहा कि अगर strong Jupiter या Venus लग्न में है और या 7th house में है, और Mars weak planet है, weak planet means debilitation में है, या sun के बहुत नजदीक है, combust है, या इनिमिकल साइन में है, तो हम कहते हैं कि मंगल वीक प्लैनेट है। तो मंगल अगर वीक प्लैनेट है और फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो नेचुरली वो नुकसान क्यों पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये तो समझ में आते हैं कि ठीक है कि मंगल अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो इट कैन कॉज यू एनी हार्म, बट इसके अलावा जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में मेंशन है, दे आर वेरी सरप्राइजिंग, एंड the combinations are not same in all books actually. These are different in different shastras. That is the problem actually. और कहा कि एक नियम उन्होंने कहा कि if girl achieve the girl has the age of 21 or 24, some books they write 21, some books write 24, and the boy achieves the age of 28, then automatically it gets nullified automatically. अब बताइए मुझे कि मंगल को क्या पता कि आपकी एज 21 हो गई है या 24 हो गई है या 28 हो गई है। हाउ द मंगल इज कंसर्न एंड हाउ ए प्लैनेट विल नॉट हैव ए एडवर्स इफेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर आफ्टर ए पर्टिकुलर डेट, इज इट पॉसिबल?
It's not possible. But the reason for that may be because by that age, the girl and boy, they get more matured. तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो संभाल लेंगे जो है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ जस्टिफाइड है कि बाय दैट एज वी बिकम mature. But we can't say that Manglik dosh will get nullified. Manglik dosh cannot, or the effect of planet cannot get nullified after reaching a particular date. Actually, it's impossible actually. But we can say because by the time the boy and the girl, they get more matured actually. और भी कहा कि if Mars is in Sagittarius sign in the 12th house, Mars is in the Cancer sign in the 8th house, Mars in the sign of Venus or Mercury in the 12th house, Mars in a movable sign, Jupiter in the 7th house or Lord of 7th house is strong, Mars in the nakshatra of Ketu, and nakshatra of Ketu is Ashwini, Magha and Mula nakshatra. There are 27 nakshatras and the Ketu is ruled by these three, Ashwin, Magha and Mula nakshatra. ये भी कहा Saturn being square to Mars, उसमें भी हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे combinations, hundreds of combinations, and if you start applying, most surprisingly, in each and every case, you can bring any horoscope to me. I will show you that each horoscope, each person will be covered by this definition, and even if it is there, it will get nullified by either applying any of these combinations. तो लगेगा भी आपको मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष खत्म भी हो जाता है जब हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं. और ये भी कहा, यहाँ तक भी कहा कि जब हम गुण मैचिंग की बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि 36 गुण होते हैं, तो कहा कि अगर अष्टकूट मैचिंग में अगर 25 से ज्यादा का स्कोर है, देन वी नीड नॉट टू सी द मांगलिक दोष. ये भी कहा, फिर हमें मांगलिक दोष देखने की जरूरत ही नहीं है. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मंगल इज डिफरेंट एंड अष्टकूट मिलान इज डिफरेंट एक्चुअली. और आजकल के टाइम में अगर मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ भी दें अगर आप, तो शादी किसी लड़की की 21 से पहले नहीं होती, लड़के की 28 से पहले नहीं होती. So why we should go into all these things? Why should at all we should be concerned about the Manglik dosh? And that too from birth to death. This is not a serious dosh as we have been told actually, because everyone on the earth will fall under the definition of Manglik dosh, and by applying any of the combination, you will find that this dosh will get nullified also. और इसके बारे में भी कुछ और व्यू दिए गए. कुछ लोगों ने कहा कि अगर फीमेल के मांगलिक दोष को देखना है, फीमेल के केस में कि अगर वो नलिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें लग्न चार्ट फीमेल का देखना पड़ेगा और नवांश चार्ट मेल का देखना पड़ेगा. Now they have completely changed the chart also, कि अगर हमें नलिफिकेशन ऑफ फीमेल मांगलिक दोष देखना है तो हमें फीमेल का लग्न चार्ट और मेल का नवांश चार्ट देखना पड़ेगा. और कहा अगर हमें नलिफिकेशन ऑफ मांगलिक दोष देखना है इन द केस ऑफ मेल, so then we have to see the Lagna chart of male and Trishansh, or we call it D30 chart in respect of female actually. और भी कहा कि कुछ केसेस में ये मांगलिक दोष नलिफाई नहीं होता है. उसमें कहा कि अगर मंगल 7th हाउस में है एक के और दूसरे के 8th हाउस में है, तब कहते हैं कि किसी भी कंडीशन में ये मांगलिक दोष नलिफाई नहीं होता. और जो लाइफ ऑफ द वन विद द मार्स इन द 8th हाउस is always in danger. ये भी कहा. फिर कहा कि अगर मार्स दोनों के सेम हाउस में है तभी भी नलिफाई नहीं होता. हम लोग उसको नलिफाई कर देते हैं, बट एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट इट डजंट गेट नलिफाइड इन दोस केसेस आल्सो. फिर कहा कि अगर मंगल 8th हाउस में है दोनों के, तो इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द सेक्स लाइफ एंड लॉन्गेविटी ऑफ द बोथ. अब हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ठीक है, मंगल जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट as far as our marital life is concerned. So naturally we have to consider the effect of Mars. There is no doubt, and it is absolutely true. But if we see the definition of Manglik dosh, it covers each and every individual on the earth. And secondly, whatever combinations have been mentioned in our astrological text, if you start applying those combinations, that you will find that everyone on the earth is covered, or this dosh gets nullified also. और तीसरा हमने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की फर्स्ट हाउस की, सेकंड हाउस की, फोर्थ हाउस की, 7th हाउस की, 8th हाउस की, 12th हाउस की,
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हुआ मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू? दैट इज 8th हाउस. That is 8th house, because firstly it is a marak for the spouse, secondly it is the wealth of the spouse, thirdly it is a mangalya sthan, which is strength of the marital bond, fourthly it tells you that person is involved in the extramarital relations or not. So that's why 8th house becomes very, very important house, particularly in reference to the today's time. It's the most important house. और हम कितने लोग देखते हैं 8th हाउस को? तो मंगल अगर डेफिनेटली 8th हाउस में, if it is a malefic planet, just listen, it has to be malefic planet. If Mangal is placed in 8th house and if it is in a malefic position, afflicted with a malefic planet, or in itself it is a debilitated or placed in the inimical sign, then there is a cause of worry, because Mangal, I'm not talking of Mangalik dosh now. I'm only talking that if Mars is placed in the 8th house in anybody's horoscope, then it can be seriously a cause of bad health of the spouse, bad health of the spouse. It may result into separation, divorce. It may result into the extramarital relations of the native also. So आजकल के टाइम में जो सबसे important house है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा 8th हाउस है. इसलिए 8th हाउस को देखना बहुत जरूरी है. और अगर मंगल वहां पर अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है और मेलिफिक पोजीशन में है, अशुभ होना चाहिए, क्रूड ग्रह होना चाहिए, तब नेचुरली हमें एक कॉज ऑफ कंसर्न है. देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल आल्सो. तो नाउ अगर ऐसी पोजीशन है कि हमें लगता है कि वाकई में ही मंगल हमारी मैरिटल रिलेशंस को खराब करने की पोजीशन में है, तो ज्योतिष में बहुत सारे उपाय बताए गए कि अगर हम छोटे मोटे उपाय जो बहुत हम लोग डेली रूटीन में भी करते हैं, उन उपायों को करेंगे तो भी हम काफी हद तक इस समस्या पर काबू कर सकते हैं. तो बहुत सारे उपाय बताए, और सबसे पहला जो उपाय है कि वायलेंस. मंगल रिप्रेजेंट द वायलेंस. तो वायलेंस में से बचिए, आप हिंसा से बचिए. और हिंसा तीनों तरह से हो सकती है, मन से भी, वचन से भी और शरीर से भी. तो हमें किसी भी तरह की हिंसा से बचना है. दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर प्लैनेट मार्स. अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने आप के ऊपर नियंत्रण. नियंत्रण किस सेंस में? अहंकार में, क्रोध में. अपने जो एंगर है या हमारी जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखना है. तो अगर ये 3 चीजें आप करेंगे तो नेचुरली मंगल की जो शांति है वो अपने आप हो जाती है. और मंगल अगर शुभ प्लैनेट भी होता है तो उसकी शुभता और ज्यादा बढ़ जाती है. फिर मंगल आपको कुछ नहीं कहता. और ज्योतिष में बताया भी गया कि आपको कोई एलिबोरेट रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आपको रिसोर्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अपने सिर्फ जो आपका कंडक्ट है उसको चेंज करना है, अपने कर्मों को ठीक करना है, तो मंगल आपको कुछ नहीं कहेगा. मंगल आपके को-बॉर्न को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके सिबलिंग है, आपके भाई बहन है, उनको भी रिप्रेजेंट. उनके साथ अपना व्यवहार ठीक रखिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करिए. बी अफेक्शनेट टू देम. दैट इज अगेन वंडरफुल रेमेडी फॉर मार्स. उसके अलावा अगर कुछ नहीं करते तो आप जो every planet has a deity also. तो हनुमान जी जो हैं, लॉर्ड हनुमान is the deity of planet Mars. तो हम उनकी पूजा करना शुरू करें, या जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, उसकी हम प्रार्थना करना शुरू कर दें, उसका पाठ करना शुरू कर दें और हनुमान जी के दर्शन करना शुरू कर दें. दैट इज अगेन ए गुड रेमेडी फॉर मार्स. फास्टिंग करना शुरू कर दिए ट्यूसडे को. अगर बाकी में मंगल खराब है तो आप फास्टिंग भी करेंगे ट्यूसडे के दिन तो भी बहुत इफेक्टिव होगी. और हर प्लैनेट का मंत्र भी है, 20 मंत्र बताया गया ज्योतिष में, कि उस मंत्र की अगर आप रिसाइट करना शुरू करेंगे तो मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः. तो उसको भी अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, कम से कम एक माला 108 बार अगर आप उसको मंत्र का जाप करेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है. फिर कहा कि हर प्लैनेट का एक यंत्र भी होता है. उस यंत्र को आप अपने जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां रख लीजिए, उसकी रोज पूजा करिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा. फिर हर प्लैनेट का जो कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ आर्टिकल होते हैं. ऐसे ही जो मंगल है, मंगल की जो भी हमारी रेड कलर की वस्तुएं होती हैं, लाल रंग की चीजें होती हैं, जैसे कि गुड़ है, लाल कपड़ा है, या लाल मसूर की दाल है, या कोई भी मतलब लाल रंग की चीज हो सकती है, उसका हम दान करना शुरू कर दें.
और जैसे मैंने बताया था कि मंगल अगर एफ्लिक्टेड है, मंगल की पोजीशन खराब है, तभी हम दान करेंगे। अगर मंगल आपकी पोजीशन अच्छी है, बेनिफिक प्लैनेट है, तभी हम उसका दान नहीं करते एक्चुअली। और भी कहा कि अगर जो रेड सैंडल होता है उसको थोड़ा सा पानी में डाल दें नहाने के टाइम और उससे नहाएं, तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और जैम होता है कोरल, जिसको मूंगा बोलते हैं, तो मूंगे का दान करें, तो वो भी एक गुड रेमेडी फॉर दिस मंगल एक्चुअली। फिर अनंत मूल की जड़ होती है, अनंत मूल की जड़ को अपने पास रखें, तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। या शिवलिंग के ऊपर लाल रंग के फूल अर्पित करें, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और ये कहा कि जो बहुत ही एक कॉमन चीज हो सकती है कि अपने घर में जो हम सौंफ और मिश्री रखिए और जो भी गेस्ट आए आपको उनका उससे स्वागत करिए, उनको आप दीजिए। दैट इज अगेन ए वंडरफुल रेमेडी फॉर प्लैनेट मार्स। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे मामूली रेमेडीज हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जो हम लोग करते भी हैं। तो इन रेमेडीज को हम करेंगे तो अगर कोई मंगल का एडवर्स इफेक्ट भी है आपकी लाइफ में, उस पर भी आप काफी हद तक काबू कर सकते हैं। तो ये भी कुछ रेमेडीज बताई गई। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी है मंगल की वजह से, तो हम ये रेमेडी भी कर सकते हैं। तो जो भी हम लोगों ने बात की, उन चीजों का निष्कर्ष यही निकलता है कि जो मंगल दोष से हमको इतना भ्रमित कर दिया गया है, इतना डरा दिया गया है, वो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है। और दूसरा, अगर जैसे मैंने कहा कि एवरीबॉडी इज कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन, और उसके बारे में उपाय भी बताए गए। आप किसी भी पंडित के पास आइए, आप दिखा देगा आपको बुक्स जो है कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस कंडीशन में होता है तो हम उसको नलिफाई हो जाता है मांगलिक दोष। तो सब में है भी नहीं भी है, फिर उस चीज से हमें क्यों डरना। और मंगल इज सच ए वंडरफुल प्लैनेट कि इफ इट इज वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। इट्स ए वंडरफुल प्लैनेट एक्चुअली। तो अगर हम ये देख लें एक बार कि मंगल कोई मैलिफिक तो नहीं है, अशुभ तो नहीं है, क्रूर तो नहीं है, एंड पर्टिकुलरली इन द this 8th house, then only it is a cause of concern. Otherwise, absolutely there is no cause of concern if Mars is there in any of the other houses also. तो यही पर्पस था मेरा आज का कि आपको बताने का इस दोष के बारे में, और जो हमारी भ्रम है, धारणाएं हैं, जो हमारे कंफ्यूजन है इस विषय के बारे में, उसके बारे में आपको बताना। अब आप कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा एक ये डाउट है, अभी जैसे आपने बताया कि नलिफिकेशन होते हैं इसके जितने भी, तो ये लग्ना से, मून से और वीनस से सेम ही है बिल्कुल, जिससे भी हो? देखिए, हाँ, दो मतलब जो उपाय हैं वो तो वही रहेंगे। उपाय नहीं, नलिफिकेशन जैसे केतु के नक्षत्र में है या जुपिटर देख रहा है, आपने बताया एक्सपेक्ट कर रहा है, या वो बेनिफिट के साथ है, तो वो सारे नलिफिकेशन हो गए ना। तो नलिफिकेशन, क्योंकि वीनस से भी हमारा मांगलिक बनता है, आपने बताया भी वीनस वाला ज्यादा खराब है, वीनस से भी बनता है, मून से भी बनता है। तो जो नलिफिकेशन है उसकी वो भी इक्वल ही है, जैसे लग्ना से नलिफिकेशन है कि जुपिटर बैठा है, और वीनस से भी हम वही देखेंगे। जो है, as far as nullification is concerned, we have to see the position of Mars. एंड मैंने जैसा बताया आपको कि आपके हॉरोस्कोप में वो लग्न से हो, मून से हो, वीनस से, उस फर्क नहीं पड़ता। अगर मंगल मैलिफिक प्लैनेट है, मंगल मान लीजिए डेबिलिटेशन साइन में है, वो तो कहीं से भी आप देखेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मंगल के ऊपर एस्पेक्ट है मैलिफिक प्लैनेट के, वो कहीं से भी देखेंगे वो एक ही रहेंगे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो है। तो अगर मंगल मैलिफिक है तो आप कहीं से भी देखेंगे तो मैलिफिक ही रहेगा, वो बेनिफिक नहीं हो जाएगा। तो अगर आप लग्न चार्ट में उसकी पोजीशन देख लें कि मंगल अगर मैलिफिक प्लैनेट है, और अगर वो लग्न से, मून से या वीनस से 8th हाउस में है, तब आपको रेमेडी उसकी करनी चाहिए। तब हम अगर रेमेडी करेंगे तो हमें उसका जो है वो डेफिनेटली फायदा भी होगा। और इसके बाद भी जो कुछ रेमेडी बताई गई हमको कि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि वो विवाह कर लीजिए लड़की का मैरिज से पहले या लड़के का मैरिज से पहले। तो ये भी कहा कि अगर बहुत ही कोई सीरियस मैटर है, मंगल बहुत ज्यादा मैलिफिक है, तो एक होता है कि लड़कियां कहते हैं कि उसकी मैरिज कर दीजिए पहले ही, या तो विष्णु आइडल से कर दीजिए, विष्णु जी की मूर्ति से, पीपल ट्री से कर दीजिए, या कोई भी कलश से कर दीजिए। तो वो भी अगर बहुत सीरियस पोजीशन होती है तो हम वो भी करते हैं। और जहाँ तक
लड़के का सवाल है वो हम तुलसी के प्लांट से भी मैरिज करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि मंगल का अगर कोई भी सीरियस दोष होता है अगर मैरिज के मामले में तो वो भी नलीफाई हो जाता है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगर जाप या हवन करना है, बहुत सीरियस मैटर है, तो इट हैज टू बी डन विद द गाइडेंस ऑफ सम लर्नड एस्ट्रोलॉजर। सर आपने इसमें बोला है कि मंगल के लिए लाल चंदन से नहाया जा सकता है, लेकिन अगर किन्हीं का जब मैलिफिक हो तो उनको तो नहीं नहाना चाहिए ना इसके अंदर? नहीं, वो दोनों केसेस में नहा सकते हैं। अच्छा, कन्या लगन में बहुत बुरा होता है या मिथुन लगन में बहुत बुरा माना गया, तो 7th का हो या कहीं का हो तो भी कर सकते हैं वक्री? देखिए किसी भी लग्न में हम स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि मंगल बुरा है या अच्छा है। वी हैव टू सी द एक्चुअल पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। 7th हाउस आई एम टॉकिंग अबाउट, वक्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट 7th हाउस, प्लेसमेंट ऑफ मंगल इन 7th हाउस। अगर मान लीजिए मिथुन लगन हो या कन्या लगन, तो ज्यादा मोस्ट बेनिफिट ये दोनों लगन में मंगल माना गया है। You can't decide like this कि मंगल is placed in the first this house, then it becomes more malefic or less malefic. You have to see the position in totality. Okay, thank you sir. अच्छा, एक सर ये पूछना था और साथ में अभी आपने बोला फीमेल के केस में, मेल के केस में, फीमेल के केस में जो है मेल के केस में मेल का D1 और फीमेल का D30 देखना चाहिए। D30 Krishan chart, and that is one of the view actually. It's not being followed, but that is one of the view of some astrologers. ओके, और एक है कि गेस्ट को क्या देना चाहिए रेमेडी में, आपने बोल रहे थे तो मिस हो गई थी आपकी आवाज। गेस्ट को सौंफ और मिश्री आप जैसे रखते हैं नॉर्मली अपने घर में, सौंफ देते हैं आपको खाने के बाद या वैसे भी जो है, तो सौंफ और मिश्री का मिक्सचर बना के रखिए, वो देते रहिए आप सबको। थैंक यू सर। सर गेस्ट को दें कि खुद भी कंज्यूम कर लें सौंफ और मिश्री? मैं कह रहा हूँ गेस्ट को दीजिए, खुद भी कंज्यूम करिए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जितना आप खिलाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। So what you mentioned about 2 marriages, जी, same person के साथ 2 दफा शादी करने से भी मंगल दोष nullify हो जाएगा? नहीं, it's not because of that actually, because as far as the marriage with the same person is concerned, there's a particular position of Rahu. If Rahu is in a particular house and it is creating problem in the marital life, then we advise that you marry with the same person again. How will we know this, sir? जी, How will we identify this? pardon? कि Rahu is creating problems. How will we identify? Rahu, if it is in most of the cases, if it is in the 7th house, and you find that it is afflicted or it is malefic in your case, so then we advise the marriage with the same person. That formality you can do. Again, we get married with the same person. Yes. Sir, if Mars is retro, sir? देखिए, whenever a planet gets retrograde, its strength increases. It gets an additional strength, which we call it emotional strength, or in Hindi we call it a चेष्टा बल. तो मंगल जब रेट्रोग्रेड होगा तो नेचुरली वो बली होगा, अगर शुभ है तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा, अशुभ है तो और ज्यादा अशुभ हो जाएगा. It gains strength, it becomes more powerful, more strong actually. Sir, what about Jupiter retrograde in 9th house in Cancer? Every planet, if it is retrograde, it becomes more powerful because it gains the emotional strength. And 9th house Jupiter is supposed to be a wonderful position because it covers all houses of prosperity. That is 1st house, 5th house, and 9th house, all trine houses. All right. And if Mangal is there in the 7th house and 9th house, Jupiter is aspecting it, so that becomes one of the ways. Naturally, when I say when a planet is aspected by Jupiter, so it can't be malefic planet. It automatically gets benefit with the aspect of Jupiter. Hello. Ji. Hello. Yes, sir. One question is, if Mars is placed in 8th house with Sun and Mercury, so in the Meen Lagan, so what will be the effect? देखिए, it all depends. What is the distance between Sun and Mars? Okay. If Mars is combust, it becomes a malefic planet. Okay. If it is very near to the Sun, actually. If it is not very near to the Sun, then it is not so bad because Mercury is also with this planet actually. And 12th sign is a friendly sign of Mars, so it is not so bad. Okay. So, but sir, वो Mars जो है वो तू हाँ जी, you're not audible. So can you repeat the question?
Mr. Chandresh Mathur, I think, is asking some questions. So, Mr. Chandresh, you can ask actually. Anilji, namaskar. Namaskar. I have 3 queries. Ji. One is that considering a person is malefic, is this only applicable to the first marriage, or if there is a separation, does it get applicable to second, third, or as many number of marriages that might be? Yeah. So is it applicable only for the first marriage, or उसके बाद वो clear हो जाता है या ये applicable रहता है? In astrology, the first marriage is to be seen from 7th house. 7th house is the house of first marriage. When we talk of second marriage, that is 8th from the 7th house, because the 8th house is the longevity of the marriage. So second house becomes important for the second marriage. So then we have to see the second house, not the 7th house. But does the Mangal dosha still prevail? Or Mangal dosha will still remain. It will not vanish. It will remain actually. Okay, got it. But somehow, if the second house is very well placed, so then the chances of survival of second marriage is more. But if suppose second house is also afflicted, so naturally, if you go for the second marriage also, you will not succeed in that also. Got it. My second query is that Mars being the ascendant and in the 8th house, will it make Mars a positive being ascendant, or Lord retrograde bhi hai? Lord of the ascendant, Lord of the ascendant is never a malefic planet. It is always a benefic planet. ये आप मान के चलिए कि जो ज्योतिष में कहा कि जो ascendant का Lord है, is such a powerful position because ascendant is quadrant as well as trine also. It is in itself is a yoga karak position. So Lord of ascendant can never be a malefic planet. It is always a benefic planet, even if it is a Lord of Trik house also. And even if it is placed in a Trik house, as you say, it is placed in the 8th house, even then it will not act as a malefic planet. Got it. My last query is that in Mangalic situations, extreme Mangalic situation, you said that the girls could be married off to a tree or an animal, and what I mean, that kind of puja happens. So my query is that is it possible that such upayas can practically fool the destiny or the basic laws of nature? Does it work like that, or is it only a misconception? What is required? No remedy can befool the nature actually. Any remedy done is only for gaining the mental strength of the native. And once you gain the mental strength, you are in a position to face the problem. आप देखिए कि अगर आप ये सोच के चलें कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो आनी है. एक आदमी होता है उसको पता भी नहीं चलता प्रॉब्लम आई निकल जाती है, और एक आदमी उसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है. The effect of remedy is कि by doing the remedies you gain mental strength. You are in a position to face those problems. You don't even come to know about those problems. प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होती. एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कहता कि जो इवेंट है वो नहीं होगी. इवेंट होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन आप उसका महसूस नहीं करेंगे उसको. Got it. Thank you very much. Yeah. Sir, please share your contact details for personal consultation. Pardon? Please share your contact details for Mr. personal Gaurav Gupta will give you consultation. actually. He can share on the chat box actually. Mr. Atul, want to ask Atul ji? Sir. Hello. Sir, I have a question, sir. You are saying to donate the coral. Coral, yeah. Munga donate करने के लिए, no? So in that, sir, any other thing can be donated that we can understand, but who will accept the coral from our side? मतलब, if he is not required at all the coral stone, why he will accept? Everybody will accept. It is a gemstone. So मतलब who? If you go give to any female, she will gladly accept it. And even a male will gladly accept it. It is a gemstone. It is a costly stone. Suppose somebody gives you diamond, will you accept it or not? Diamond is one thing. Similarly, coral is not a less expensive item. Coral is also expensive. But sir, अगर आप ये बता सकें, जी सर, अगर आप ये एक सेकंड सर, अगर ये बता सके कि कोरल किसको देना
बेहतर रहेगा, जैसे मंदिर में पंडित जी को को या मूर्ति को चढ़ा देना। मार्स किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है? देखिए बेसिक जो रूल है ज्योतिष में, हमें उन्हीं को दान करना है हु आर द कंसर्न पर्सन ऑफ दोज प्लैनेट। जैसे कहा कि सन रिप्रेजेंट द ओल्डर पीपल, मार्स रिप्रेजेंट द यंगर पीपल। तो आपको जो यंग लोग हैं उनको दान करना है। जैसे कहा कि जुपिटर है, जुपिटर इज अगेन रिप्रेजेंट द ओल्ड पीपल। सैटर्न है, सैटर्न रिप्रेजेंट द पीपल हु इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर। तो मजदूर लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप दान करिए। मून रिप्रेजेंट्स द फीमेल्स, तो अगर मून का दान करना है तो फीमेल्स को दान करिए। तो जो उसके प्लैनेट के कारकत्व में आते हैं लोग, उन्हीं को दान करेंगे तो उसका आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। बट मैं यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि सर अगर किसी को अगर मूंगा दान कर देते हैं और उसके लिए तो चलिए वो ऑर्नामेंट बन सकता है या ऑर्नामेंट नहीं भी बन सकता है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, उसको नहीं पता होगा, ठीक है यार ये ठीक है मेरे पास मूंगा आ गया, पर कहीं ना कहीं उसके माइंड में डाउट रहते हैं, बड़ा अजीब सा फील करता है कोई आदमी, कोई भी शख्स मुझे आकर मूंगा दे गया, तो क्या हम मूंगे के बदले में कुछ ऐसा कि जिसमें कि सामने वाले को एक अच्छा एहसास हो कि मुझे आपने एक ऐसी चीज दी है, चाहे वो लाल रंग की है जैसी भी है, कि जिसमें वो उसके काम आए। तो और उसके मन में देखिए दान हम किसको करेंगे? गरीब आदमी को करेंगे, नीडी को किसी अमीर आदमी को करेंगे नहीं दान। तो अगर उसकी एसेंशियल कोई आइटम है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा लाल रंग की कोई भी चीज है, गुड़ है मान लीजिए, या मसूर की दाल है, या अगर हम फ्रूट्स में देखें तो अनार लाल कलर का है, लाल रंग का कोई कपड़ा दे दीजिए, या लाल रंग की कोई भी चीज आप दान करेंगे, इट्स गुड फॉर दैट एक्चुअली। और सबसे अच्छी जो रेमेडी है, जो अभी सब लोग बता भी रहे हैं, ब्लड डोनेशन, दैट इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर मार्स। मार्स अगर एफ्लिक्टेड है तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। उससे भी जो बड़ी बात है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, कि अगर आप किसी भी जेल के बाहर जाएंगे तो वहां पर जेल के अंदर की रोटियां बाहर मिलती हैं, एंड दे आर वेरी कॉस्टली, एंड लॉट ऑफ पीपल दे आर आफ्टर दोज रोटीज। अच्छा, तो दैट इज अगेन रेमेडी फॉर मार्स, कि वो क्योंकि हमारा जो इम्प्रिजनमेंट है उसका भी कारक है। तो कहते हैं कि हमने जेल की रोटी ऑलरेडी खा ली, सिंबॉलिक हो गया एक तरह से जो है, तो हमें शायद अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक जो पंडित लोग हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो एडवाइस भी करते हैं। And you see, any jail, the rotis are sold at very high cost. ब्लड डोनेट करिए, मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात है ब्लड डोनेट करिए, उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो मंगल कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ओके, क्या बात सर, मंदिर में लाल दाल का डोनेट कर दे। किसमें? मंदिर में लाल दाल, मंदिर में रेड कलर की दाल, हाँ, वो भी दान की जा सकती है। मंदिर में देखिए पूजा होती है, दान नहीं होता। जब मंदिर में हम कोई चीज देते हैं तो ये प्रसाद होता है, वो दान नहीं होता एक्चुअली। वो अंतर है दोनों में। मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं, दैट इज अ प्रसाद, नॉट अ दान एक्चुअली। सर कैद साहब, मैं कुछ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा आपसे। जी पूछिए कंजू साहब। किसी के कुंडली में लग्न में धनु का चंद्रमा के साथ केतु और 7वें हाउस में राहु के साथ शनि बैठा हो, तो उसके वैवाहिक जीवन पे कैसा असर करेगा? देखिए अगर हम नॉर्मल बाकी प्लैनेट को कंसीडर नहीं कर रहे, आई डोंट नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अदर। मंगल मान लीजिए चौथे घर में, हाँ नहीं, वी हैव टू सी इन टोटलिटी, बट इवन देन व्हाट वी आर सेइंग कि सैटर्न एंड राहु दे आर प्लेस्ड इन द 7th हाउस, एंड दिस सैटर्न एंड राहु दे आर द प्लैनेट व्हिच गिव्स यू सेपरेटिंग टेंडेंसी. They separate you from the significations of that house. Okay. Unless and until there is a benefic influence on this house, there are all chances of separation between husband and wife also. But जैसा मैंने कहा कि हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना, लग्न चार्ट ही नहीं देखना। मैरिज के लिए the ultimate chart is the Navans chart. So we have to see the Navans chart also. Then only we can have an assessment about a particular position. खाली लग्न चार्ट से हम नहीं कर सकते। और जो चंद्रमा केतु, चलिए मैरिज को छोड़िए, तो इसको साइड में करिए, चंद्रमा और केतु लग्न में बैठे हो तो उसके आदमी के पर्सनैलिटी पे और उसके फ्यूचर पे क्या प्रभाव है? देखिए मून क्या है? मून इज अ माइंड एक्चुअली. It means you are born at the time of lunar eclipse, you can say. So naturally it has an effect on at your mind level actually.
तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालता है। और जब भी आप देखेंगे कि केतु अगर लग्न में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ एक फोबिया डेवलप हो जाता है, एक वहम जिसको हम कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कुछ हाथ धोते रहते हैं या कहीं चीज को टच नहीं करते या कुछ और वहम हो जाता है, तो उसके भी चांसेस होते हैं। एंड थर्डली इट्स एक स्पिरिचुअल प्लैनेट लगना केतु जो है, तो इट गिव्स यू दैट स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आल्सो टू द नेटिव। तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स। और वो बृहस्पति से 9वें घर से केंद्र को देखे, देखिए बृहस्पति इन द 9th हाउस इज अ वंडरफुल पोजीशन, आई टोल्ड। तो वो आपके 5वें, मतलब वो आपके लग्न को देख रहा है चंद्रमा। हाँ, तो फिर तो पोजीशन ही चेंज हो गई सारी की सारी जो है, फिर तो पोजीशन ही चेंज हो गई। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव टू सी टोटलिटी। इसका बेनिफिट क्या है? इट्स अ वंडरफुल इफेक्ट, इट कंट्रोल्स ऑल नेगेटिव थिंग अबाउट दिस प्लैनेट्स। ओके, ऑल जो नेगेटिविटीज हैं उस हाउस की वो खत्म हो जाती हैं फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इतना उत्साह वो आपसे मिलने का उत्सुक हूँ। आइए, आप मोस्ट वेलकम। आई एम इन दिल्ली ओनली। ये लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर गौरव जी के साथ ही आऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सर आप ये ओरिजिनली कहाँ रहते हैं, दिल्ली में या कहीं बाहर? मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन साउथ एक्स पार्ट 2। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने एक खास बात बताई है आज कि वीनस से भी मांगलिक दोष देखते हैं। बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली न्यू थिंग सर। लेकिन जो लग्न में मंगल हो और लग्न से 2nd, 7th, 4th वगैरह में जब मंगल हो तो उसका इम्पैक्ट हम इजीली समझ लेते हैं जी। वीनस से इन पोजीशंस में मंगल होगा तो इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा? सेम इम्पैक्ट even if it is from the Venus. And what I told you, it is very surprising, this Manglik dosh is the most serious from Venus, lesser serious from Moon, and the least serious from Lagna, and we see only from the Lagna. And not only we most of the astrologer, most of the software, they examine only from the Lagna. They don't even look from Moon and the Venus. Sir, for example, just to get it elaborate, Mars in 8th house from Venus, उससे भी longevity spouse की अफेक्ट होगी। बिल्कुल तो आप कहना चाहते हैं? डेफिनेटली, या जैन साहब ये लास्ट छोटा सा 30 मिनट मुझे और चाहिए आपसे। क्या चाहिए? डॉक्टर बैठी है। I have a question I want to ask for the long time. Please let me allow. Please. अतुल यादव, मेरा नाम अतुल है सर। I am a 24 year young, क्या कह सकता हूँ, आप सभी लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे काफी यंग। प्लीज मुझे बोलने दो प्लीज। हाँ बोलिए सर। मेरा स्पेसिफिक जानना है आपसे, अगर आप मुझे बताएं नक्षत्र एक्सचेंज के ऊपर, अगर मार्स का किसी प्लैनेट के साथ, स्पेशली अगर हम वीनस के साथ देखते हैं, वीनस के साथ अगर नक्षत्र एक्सचेंज हो, उसे आप किस तरह से मतलब उस पर रोशनी डालें? और डिग्री नहीं, यू आर नॉट क्लियर एक्चुअली। वीनस के साथ नक्षत्र एक्सचेंज होना क्या मतलब हुआ? सर, वीनस इज प्रेजेंट इन द नक्षत्र ऑफ मार्स एंड मार्स इज प्रेजेंट इन द नक्षत्र ऑफ वीनस। करेक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज अगेन अ बैड थिंग एक्चुअली। बैड थिंग? या डेफिनेटली। You know what is Venus? Venus is a planet of sensual pleasures. जी सर। Right? And what Mars does? Mars provides energy to that. Okay, all right sir. तो हम कहेंगे excess of sensual pleasures या भोगों की अधिकता। तो person gets involved in the excess of sensual pleasure, which is not good for the purpose of marriage from any aspect. Okay, all right sir. Yeah, so that is the effect of, maybe it may be good from other consideration like business point of view. It's a wonderful combination from the business point of view, but not from the marital point of view. Sir, spiritually, Venus and Mars, they don't have any connection spiritually. Neither Venus is a planet of spiritualism, nor Mars is a planet of spiritualism. They are basically a planet which are concerned with the material aspect, and that too the sensual pleasure aspect. वो तो भोग के planet है, भोग वो तो उल्टा है बिल्कुल। स्पिरिचुअलिज्म से तो दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, लेना देना नहीं है इन दोनों प्लैनेट का। Okay, all right, sir. Sir, degree, does degree matter in your consideration? Naturally, degree matters. Everything matters, and degree plays a very important role, vital role in the strength of planet. But sir, अगर जैसे कोई भी डिग्री है, वो हम जब मार्स
को जैसे किसी भी प्लैनेट को देख रहे होते तो मैनी टाइम ये जो भाव चलित का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है तो उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? भाव चलित we will discuss in some separate session actually. And one last piece, मार्स को केतु के साथ जोड़कर देखा जाए या फिर राहु के साथ में? कुछ लोग कहते हैं कि होता है मार्स एंड मार्स के साथ में केतु को कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग राहु को कनेक्ट कर रहे हैं, राहु को कई लोग सैटर्न के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो नहीं, just be clear, Rahu act like Saturn and Ketu act like Mars. Okay, all right. So Ketu is connected with the Mars, whereas Rahu is connected with the Saturn. सर जब मंगल राहु के नक्षत्र में और राहु मंगल के नक्षत्र में होता है तो क्या रिजल्ट मिलते हैं? देखिए, जब मंगल और राहु का जब इंटरकनेक्शन होता है तो यू हैव अ प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द ब्लड डिसीज, समथिंग कनेक्टेड विद द ब्लड इन्फेक्शन। तो उसको हम अच्छा नहीं मानते फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। So may I ask something, please? हाँ जी। सर जो आपने बोला था about remedies, what my question is that is it advisable to interfere with karmic destinies, and also that we are this is what I told you, putting it onto someone else by giving them things? We can't interfere with the karmic destiny, just now explained. Only thing is what we can do, we can make us better. We can have more mental strength to face the problem. Even it is bound to happen, whatever remedies you do. No remedy can stop the event to happen. सर मेरे ख्याल से मैडम ये पूछना चाह रही हैं कि अगर हम किसी को दान दे देते हैं कोई भी चीज, तो हम क्या अपना मंगल या अपनी कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। दान देना मतलब जैसे भी हम लोग हेल्प करते हैं रोज डे टू डे लाइफ में, तो हम एक पर्टिकुलर चीज को दे रहे हैं किसी को, उसकी जरूरत है, उसने ले लिया आपको। But intention behind no bad intention. The action is not good, sir. No. It's not question of good or bad intention. You are helping someone. Only thing is कि हम लोग सुबह से शाम तक हेल्प करते हैं, आप भी करते ही होंगे हेल्प जो है, तो क्या that is a bad intention of you? नहीं, वो अलग बात है। नहीं, क्यों अलग बात है? आप एक चीज की बजाय दूसरी चीज दे रहे हैं, तो बात तो है कि हम उसका थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं चीज को देने का। No, but there's no motive, sir. So इसमें भी मोटिव नहीं है। This is not a motive actually. You are trying to help someone. सर ऐसा डाउट आए तो हम पानी में भी तो बहा सकते हैं सर, है ना? Thank you, sir. पानी में डाल सकते हैं। देखिए, जो पानी में बहाने का कंसेप्ट है या चीजों को जमीन में गाड़ने का कंसेप्ट है, वो लाल किताब से आता है, आप जानते हो। और लाल किताब कहती है कि अपने किसी भी प्लैनेट को नष्ट कर देना मतलब जमीन में गाड़ देना, या पानी में बहा देना मतलब अपने से दूर कर देना। आप मुझे ये बताइए कि इज इट पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय ए प्लैनेट और टू कीप अवे द प्लैनेट फ्रॉम यू? दैट कैन बी डन ओनली फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। मान लीजिए कभी आपको लगता है कि बहुत दशा खराब है या ट्रांजिट खराब है, तो फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड यू कैन डू इट, but you can't keep on repeating the same thing again and again. That will be really very harmful to you. It may be disastrous for you. तो लाल किताब तो हम मान लेते हैं, और जनरली होता ही क्या है कि मैंने पिछले हमें बताया था कि इस चीज को जमीन में गाड़ दीजिए तो उससे बहुत फायदा हो, मुझे फायदा हुआ था। Then what happens? We keep on repeating the same thing again and again, and that may be disaster for you. So unless we understand the principle of the remedies, we should not do it actually. Sure. Thank you. अनिल जी, तो गंजू जी क्वेश्चन पूछेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप इजाजत दे दो। एक ना मेरे पास वीडियो है बीकू जी की, अभी लेट आई थी मेरे पास, चला नहीं पाए थे हम। हाँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। वो तो मेरे भी गुरुजी हैं, तो जरूरी है वो तो। हाँ नहीं, मैं चलाना चाह रहा था, वेट कर रहा था। सर एक मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई लगन से मंगलिक है और दूसरा लड़की का या लड़के का, अपोजिट वाले का वीनस से मंगलिक है, हाँ, तो भी माना जाएगा। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी मानी जाएगी? बिल्कुल, दोनों मांगलिक कहेंगे हम उसको। हाँ, मतलब वो लगन से नहीं है, वो वीनस से नहीं है, वो कहीं ना कहीं से होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो कोई भी आदमी। लगन से होगा, मून से होगा, वीनस से होगा, कहीं ना कहीं तो एक लगन से है या एक वीनस से है, तो दोनों की सेम थिंग, बोथ हैव द मांगलिक दोष। सर लड़की की कुंडली में अष्टम में मंगल है और लड़के की कुंडली में अगर अष्टम में राहु है, तो ये मंगल दोष जा सकता है सर? ये बताना कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, hundreds of combinations। चलिए आप ये गुप्ता जी आप चलाइए, वो वीडियो चला दीजिए।
तो carry through such नमस्कार जैन साहब। हाँ नमस्कार। cause of my this disease. जैन साहब एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ पूछिए। नहीं वो थोड़ा सा एक वो वीडियो चलाना चाह रहे हैं गौरव जी। हाँ आ जाएगी। बाद में पूछना है फिर अभी? हाँ उसके बाद आप पूछते। वही तो पूछ रही थी बार मैं। रात निकाल दी है। वो तो कांप रही थी, 2 रातों से सोई नहीं है। कांप क्यों रही थी? आज कल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती वो सब। वहाँ बेहोश हो गई थी ना बचपन में डॉक्टर बाली के। अब वो जा सकती कल से? हाँ डॉक्टर वहाँ जाना है तो मैं होंगी तब। तो वो मल्होत्रा के पास भी? हाँ वहाँ बॉबी भी है, ये भी है, 2 जने हैं। तो अब दांत निकल गया, दांत जो मुझे नहीं सकता पीछे। आवाजें आ रही हैं कुछ गौरव जी। आपने वो खराब हो गई देख। गौरव जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही। या शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। My warmest greetings to all of you from the coldest Ladakh in the Himalaya. Dear friends, the World Environment Day is being celebrated all over the world. It is such an important day. There are countless celebrations in the world. Every day is dedicated to some meaningful purpose. But among all these celebrations, I believe today in this crisis, the Environment Day is the most important one, because the environment of our Mother Earth is facing tremendous challenges like climate change, global warming, and so on. This earth is our home. This earth is our house. This earth is our life. Without good environment, no one can survive on this planet. It is an urgency. It is the most important, serious matter for us to think how to save this Mother Earth, how to keep our environment free from other destructions. So let us come, friends, come together to think about it, to meditate on this, to ponder upon it, and let us work together to stop all things which harms, which destroy our environment. Human beings, out of their greed, just to fulfill their greed, they have caused
feminine does harm to the environment, to this mother earth. We have polluted the air, we have polluted the water, we have polluted this mother earth. With the result, we are facing unthinkable crisis. We really do not know about tomorrow, what's going to happen. If there is no clean water, clean air, clean earth, none of us can survive. So it is high time for all of us to come, not only talk about it, but work hard to prevent this mother earth from further destructions, further pollutions. We all must come together. We must all raise our voice together to stop all kinds of destructive programs, projects, maybe bringing economy, bringing make lot of money by establishing factories, industries. You get the money, but you lose the very source of life. If there is no water, no pure air, no pure earth, what your money will do? Money can help our life. And may Lord bless all of us with health, long life, and all the wisdom and strength to work together for environment. And currently we are going through unprecedented crisis of coronavirus. And with great confidence, if we all stand up with total faith in the oceans, if we invoke the blessings of humanities, we will soon be free from the coronavirus. You know, there is a saying, दवाई काम नहीं करता है, दुआई काम करते हैं. All our wonderful great doctors, paramedical staffs, our leaders, our technologists, all are trying their level best to help the pandemic patients. But not enough. Our spiritual masters must come together and offer our sincere prayers. I once again wish you all the best on this special day, the World Environment. Thank you, sir. Thank you. He is Bhikkhu Sangsena, is founder and president of Mahabodhi International Meditation Center, Ladakh. It's the biggest NGO in Ladakh actually, and it is on 250-acre land. And just now you have seen that it was basically cold desert, and this cold desert he has converted into an oasis actually, and he's helping all the poor, tribal, marginalized people of Ladakh. Any other question? Thank you, Ganju ji. Madam पूछना चाह रहे हैं क्या? Ganju ji, मैडम को बुला लीजिए एक्चुअली. गोपाल मोर जी हैदराबाद से. गोपाल मोर जी, आपका स्वागत है वंस अगेन. आप कुछ अपने आज मैसेज दे दीजिए, बहुत दिन हुए. सभी आदरणीय बंधुओं को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. हम सभी जानते हैं कि हर साल करीब करीब 800 बिलियन झाड़ कटते हैं और 500 बिलियन झाड़ लगाए जाते हैं. तो जो गैप है अभी भी बहुत वाइड है और हम लोगों को जरूरत है कि हम सभी प्रयास कर वो जो गैप है उसको कम करें. आज सुबह ही हमने परिवार के साथ 5 लोगों ने 10 झाड़ लगाए अपने गार्डन्स में. और बेटी जो मेरी लियो क्लब में, उसको मैंने वही सुबह कहा कि जब वो लोग जा रहे थे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने करीब 50 फैमिली को, कि आपके साथ जो 5 बच्चे हैं उनको प्रेरित कीजिए और रास्ते से सैंपलिंग खरीद कर वो जिन लोगों के हम जा रहे हैं उनको मदद करने, उन्हीं के आंगन में एक झाड़ लगा के उनको बोलिए कि आप समाज को रिटर्न में कुछ मत दीजिए, इस झाड़ को पानी देते रहिए, यही आपकी समाज के लिए सेवा होंगी. बहुत अच्छा प्रयास गौरव जी आपका. सुमन जी, अनिल जी ने बहुत ही
सिंपल शब्दों में जो ज्योतिष पे अपने विचार रखे हैं, थैंक यू सो मच, मैं प्रभावित हुआ उनसे, क्योंकि जनरली बड़ा क्लिष्ट ज्योतिष का जो कार्य करते हैं वो लोग बड़ा क्लिष्ट भाषा में बात करते हैं ताकि सामने वाले को पूरी चीज समझ में नहीं आए। आपने सिंपल चीजों में बताया, और जो रक्तदान और जेल के बाहर रोटी का जो टोटके आपने बताए हैं वो वाकई में हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैं पुनः गौरव जी को, मैं पिछला भी सेशन में पूरा सुन रहा था, आपको बहुत बहुत बधाई गौरव जी इस अच्छे दिन के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए। और हम सभी मिलकर अगर काम करेंगे तभी हम प्रकृति और देश के साथ एक अच्छा वातावरण व्यवहार खड़ा कर पाएंगे। मैं लायंस इंटरनेशनल और सभी संस्थाओं का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना के पेंडेमिक में सब अपने तन मन धन से आज देश की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम एक नए विश्व के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले 5-10 सालों में हम सब इस बात का अनुभव करेंगे कि हमने ये आपदा झेली जरूर है, लेकिन इससे एक नव निर्माण की तरफ विश्व बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी लाइक टू फिनिश। राजेश रोड़ा जी का भी धन्यवाद, क्योंकि उनके भी काफी आज शिष्य जुड़े थे। और सर थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑलवेज देयर सर। थैंक यू सर। राजेश रोड़ा जी बहुत अच्छे ज्योतिष भी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। नहीं, उनके साथ पूरे उनके फॉलोअर्स हैं, उनके भी काफी लोग जुड़ते हैं हर बार। थैंक यू जी। थैंक यू सर, वेलकम। सपना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सपना जी वेलकम। या सपना जी आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप पूछिए। चलो थैंक यू वेरी मच सर। फिर हम अभी गंजू जी आपका कुछ क्वेश्चन है तो मैडम से पूछ लीजिए। गौरव जी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछ लीजिए वर्मा जी, पूछिए। नमस्कार जैन साहब। और सेशन है, उसके बाद तब तक ऊपर वाले की मेहरबानी से लॉकडाउन खुल गया तो अभी जैन साहब को घर पे ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और एनी अदर प्लेस वेयरएवर ही विल टेल अस टू कम। श्योरली श्योरली। नहीं आप आइए, मैं मोस्ट वेलकम। वर्मा जी। नमस्कार अनिल जैन जी। नमस्कार सब, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी जी जी। ये मांगलिक दोष जो है, मतलब मांगलिक यदि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक मांगलिक है एक नहीं है, तो उसका क्या दुष्प्रभाव रहता है? देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है। पहली चीज, एज आई टोल्ड यू दैट एवरीवन ऑन द अर्थ इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ मांगलिक दोष। एवरीवन ऑन द अर्थ, कोई भी आदमी आपको मिलेगा ही नहीं। हो सकता है 0.01% हो सकता है, मिलियंस में एक आदमी ऐसा मिल जाए, बट 99.99% एवरीबॉडी विल कम अंडर द डेफिनेशन। तो कोई डरने की बात नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज कि इफ मंगल इज एफ्लिक्टेड, because I told you that Mars is the most benefic planet as far as the purpose of marriage is concerned, that is the reproduction. So Mars is very helpful planet in the reproduction. Without blessing of Mars, reproduction is not possible. तो उस पर्पज के लिए हम कहेंगे कि मैरिज को खराब करेगा। तो इसीलिए उसका अगर कुछ है तो फिर हमें रेमेडी करनी पड़ती है, बट ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको कि एक मांगलिक है दूसरा नहीं। एक्चुअल में क्या है कि जो लव मैरिजेज होती हैं जी, तो उसमें जो है ना ज्यादातर जो गुण वगैरह नहीं मिलाए जाते। बिल्कुल, मिलाने भी नहीं चाहिए। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें बहुतों की लाइफ, ज्यादातर लाइफ जो है ठीक भी रहती है, और कुछ लाइफ जो है कुछ लोगों की दिक्कत आती है। जी जी। मतलब मोस्ट ऑफ दी केसेस जो है निप जाता है, जहाँ तक है हिंदुस्तान में। बाहर तो नहीं होता, लेकिन यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में तो ये ठीक ही रहता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लिया इसमें कुछ ये दिक्कतें आती हैं, तो फिर आपने कुछ ये उपाय बताए, उससे क्या निवारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप फोटो फ्रेम कर दें। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। सर ये जो आपने बताया कि 99% जो है लोग जो है माने गए हैं, तो सर ये जो हमारे शास्त्रों के अनुसार शब्द कहे गए हैं कि कुंडली का मिलान होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कहा। ठीक है सर जी। तो क्या सर ये अगर कुंडली का मिलान किए बिना अगर हम किसी की शादी करते हैं तो क्या सर वो मिथ्या है केवल? नहीं नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। शास्त्रों में कहा कि, और ज्योतिष में नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों में मिलान होना चाहिए। बट हमने मिलान को क्या समझा? मिलान को हमने मान लिया कि गुण मिलान इज ए मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप।
That is totally wrong. Astrology never says that Gun Milan is a matching of horoscope. हम लोग next session में discuss करेंगे. Then you will come to know what is matching of horoscope. It is much more than the Gun Milan. And Gun Milan is today's time. It is totally obsolete, outdated concept. तो हम लोगों ने हमारी जो गलतफहमी है कि हमने गुण मिलान को मैचिंग, ये जो गुण मिलान को मैचिंग समझ लिया, वो गलत है. आप देखेंगे कि वो एस्ट्रोलॉजी क्या बात करती है, क्या कहाँ मैचिंग करनी है, किस चीज की मैचिंग करनी है. जी, सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हमने गुण मिलान के अंदर अगर किसी की आत्मा का कारक जो कि हमारा सूर्य है और उसके सूर्य के साथ सूर्य का मिलान किया, यानी कि मेल फीमेल का आत्मा, दोनों की अगर आत्माओं का मिलान करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कहीं हद तक सही है. उससे बढ़िया तो कोई मिलान हो ही नहीं सकता. और मन का मन से मिलान हो. बिल्कुल, आई थिंक यू आर परफेक्टली राइट, बिकॉज व्हाट इज सन इन एस्ट्रोलॉजी इज योर सोल. जब आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया तो और क्या चाहिए. मैरिज तो यही है ज्योतिष में या हिंदू धर्म में. यही तो कहते हैं मैरिजेज आर मेड इन द हेवन. इट्स सच ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सच ए पायस कॉन्सेप्ट. उसको हमने इतना छोटा कर दिया, इतना खराब कर दिया उसको जो है. तो लव मैरिज में तो यही होता है अनिल जी. हाँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल, बट होता नहीं है. नॉट आत्मा का मिलान नहीं होता उसमें. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बॉडी टू बॉडी मिलन ओनली. Not even to go to the mind level. सर मेरे मायने में मतलब ये हो गया कि अगर आत्मा का आत्मा के साथ मिलन है तो we can go for marriage. और अगर यही बिल्कुल यही चाहिए. This is what is required. जी. और मन से मन का मिलन हो जाता है तो भी we can go for this marriage. बिल्कुल. आत्मा तो सबसे ज्यादा बेटर हो गया. आत्मा से आत्मा का मिलन है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. इवन अगर वो तो पॉसिबल नहीं है आत्मा से आत्मा का मिलन, बट मन से मन का मिलन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. ये जैन साहब, इसके ऊपर तो एक आज से 50 साल पहले चरकेतन गाना था, तन से तन का मिलन हो ना पाए तो क्या मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं. जब मन से मन मिल गया तो स्वर्ग हो गया. बस और क्या, वही चाहिए आपको, और क्या चाहिए. जी. थैंक यू. सुनीता जी, आप वोट ऑफ थैंक्स कर दें. अच्छा, धन्यवाद गौरव जी की इतनी सुंदर सभा सजाने के लिए, वेबिनार सजाने के लिए, और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं. मल्होत्रा जी हैं, हमारे डॉक्टर गोपाल मोर जी हैं, और अनिल जी का क्या बताऊं मैं, चार बार से सुन रही हूँ बराबर. इतना अच्छा वो समझाते हैं. जैसे गोपाल जी ने कहा कि टू द पॉइंट बता देते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया. बहुत अच्छे से समझाया और सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो कि एक आम आदमी के समझ में भी आ जाती है. अदरवाइज बात आती नहीं है समझ में, बहुत मुश्किल होती है. तो वो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. अपना लायंस क्लब शक्ति की तरफ से भी मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ. और अनिल जी, जानकारी के लिए बताती हूँ, मैं भी ये साउथ एक्स पार्ट 2 में ही हूँ. सी ब्लॉक में. कहाँ पर, क्या नंबर है आपका? C7 साउथ एक्स पार्ट 2 बाटा के पीछे है. आपसे राइट. जरूर मिलूंगी आपसे. बहुत नजदीक है हम लोग. आई एम इन 820 एक्चुअली. 820. 820. अच्छा. सर ये माफी चाह रहा हूँ. सर माफी. तो बहुत थन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माफी चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन रह गया. सर ये हमारे को रिकॉर्डिंग मिल सकती है, ये वाली जो भी आज आप? हाँ, मिलेगी. रिकॉर्डिंग भी आपको आ जाएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी अनिल जी. इसी ग्रुप में आ जाएगी सर. हाँ, बिल्कुल. लायंस क्लब वेज की तरफ से, लायंस क्लब शक्ति की तरफ से, राजस्थानी अकादमी की तरफ से, ऑल इंडिया वेस्ट फेडरेशन की तरफ से, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. हम सब लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया. सारे दर्शकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दीजिए अनिल जैन सर की. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. ये करेक्ट कर दो, हमारी 5th वेबिनार है.